हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज मैं साइंस के साथ साइड बाय साइड में क्लास 10th की आपको साइंस भी पढ़ा रही हूँ, उसके साइड बाय साइड मैं आपको क्लास 11th की ज्योग्राफी भी स्टार्ट कर रही हूँ। चूँकि बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं और अगर हम एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे तो और बच्चों का क्या होगा, इसलिए अदर सब्जेक्ट के बच्चों का भी ध्यान रखते हुए आज मैं ज्योग्राफी भी स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज हम इसी ज्योग्राफी की सीरीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम पहला अध्याय देखेंगे जो कि है भारत की स्थिति। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। देखिए, भारत से जो है 4 से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे उसकी भौगोलिक स्थिति हो चाहे फिजिकल स्थिति हो, है ना। तो इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। हमने प्रीवियस जो है क्लासेस में भी हमने जो है भारत के बारे में डिटेल स्टडी किया है, चाहे वो नदियाँ हो, हिमालय हो, है ना। और आज हम बात करेंगे भारत की स्थिति के बारे में डिटेल में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के बारे में, क्योंकि इसी का पूरा दारोमदार है। भारत की स्थिति इसी से डिसाइड होती है, ठीक है, जलवायु परिस्थिति डिसाइड होती है। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि अक्षांशीय रेखाएं क्या होती हैं और देशांतरीय रेखाएं यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन्स क्या होती हैं। देखिए, ये है इक्वेटर। क्या है ये? इक्वेटर, यानी कि इसे कहते हैं विषुवत रेखा या फिर आप भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं, है ना। थोड़ा सा मैं इसे रब कर दूं। ये है इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक, इसके ऊपर मैं अगर जाऊंगी तो यहाँ पे है कर्क रेखा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और ये मैं अक्षांश रेखा के बारे में अभी बात कर रही हूँ। और नीचे जो है इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। अच्छा, ये जो है 0 डिग्री में है और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है मकर रेखा। और इसके नीचे 66.5 डिग्री, ठीक है, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है, आप लिख लेंगे दक्षिणी शीत कटिबंध। और इसी प्रकार 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है उत्तरी शीत कटिबंध। और यहाँ पे जो है यहाँ पोल है। क्या है? पोल। इधर उत्तरी ध्रुव है और यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव है। अब बात करते हैं ये अक्षांशीय रेखाएं होती क्या हैं। बता तो दिया मैंने कि ये अक्षांश रेखाएं कहाँ कहाँ कैसे कैसे होती हैं। भूमध्य रेखा, ध्यान रखेंगे, ये है क्या? भूमध्य रेखा। इसके समानांतर, ध्यान रखेंगे, इसके समानांतर, ठीक है, इसके समानांतर से किसी भी स्थान की उत्तरी या फिर दक्षिणी, है ना, जो रेखाएं खींची जाती हैं इन्हें कहा जाता है लैटिट्यूड, यानी कि इसे कहा जाता है अक्षांश रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा को हम जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा मानते हैं। और भूमध्य रेखा के उत्तरी ध्रुव की ओर जो है सभी दूरियां उत्तरी अक्षांश और नीचे जो है यानी कि दक्षिणी ध्रुव की ओर सभी दूरियां दक्षिणी अक्षांश के रूप में मानी जाती है। आप सभी को ये समझना होगा, ठीक है। और जो 0 डिग्री से शुरू होते होते यहाँ पे जाता है 90 डिग्री नॉर्थ, और इधर जो है ये पोल जो बना हुआ है ये 90 डिग्री साउथ। अच्छा, ये तो हुई भाई अक्षांश की बात। आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम देशांतर के बारे में। अभी हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। जब हम जो है अभी तो हम सिर्फ भारत के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, हम सिर्फ भारत की बात करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा मोटा बताने का प्रयास कर रही थी कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। आगे के चैप्टर में हम बहुत डिटेल में अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, इन्हें ज्ञात कैसे करते हैं, इसके जो है बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं, है ना, जो है मैथमेटिकल फॉर्म में, तो वो भी हम लगाने का प्रयास करेंगे। आज हम लेकिन सिर्फ ये समझने का प्रयास करते हैं कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं होती क्या हैं। तो ये थी भाई अक्षांश रेखाएं। अब बात करते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। तो बात करते हैं अब हम देशांतर रेखाओं की, यानी कि लॉन्गिट्यूड्स लाइन की बात करेंगे अब हम, ठीक है। मैंने बनाया यहाँ पे ग्लोब, यहाँ पे है उत्तरी ध्रुव और यहाँ से हम जो है ले जाएंगे देशांतर लाइनें, ठीक है। तो ये जो है ये आप बात करेंगे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली
360 डिग्री रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, ये नॉर्थ पोल को मिलाया जा रहा है साउथ पोल से। ठीक है, साउथ पोल से मिलाया जा रहा है। तो ये है क्या, ये है देशांतर रेखाएं, यानी कि ये जो है ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण, ध्यान रखेंगे उत्तर से दक्षिण, इधर ईस्ट है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यानी कि उत्तर से दक्षिण दोनों भूगोलीय ध्रुवों के बीच खींची हुई जो काल्पनिक मध्याह्न रेखा होती है, इसे कहते हैं देशांतर रेखा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये हो गई देशांतर रेखा। अब आइए भारत की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत की जो संस्कृति है, एकता है, अखंडता है, विविधता है, इन सभी के कारण ना प्राचीन काल से ही दुनिया की नज़र में ये जो है हमेशा से संपन्न, सम्मानित और विश्वसनीय देश रहा है। और आज हम बात कर रहे हैं अपने देश यानी कि भारत देश के बारे में। तब पढ़ना और भी जो है इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि हम अपने देश के बारे में जो है भौगोलिक स्थिति को जान रहे हैं, है ना। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और ऐसे नॉर्मल भी जानना इम्पॉर्टेंट है कि भारत है क्या, है ना। देखिए, भारत जो है, भारत के प्राचीन ग्रंथ विष्णु पुराण में ये कहा गया है कि पृथ्वी के उस भूभाग को भारत कहा जाता है जिससे के जो है उत्तर में गिरिराज हिमाद्री, दक्षिण में सेतुबंध यानी कि हिंद महासागर फैला हो, जिसमें सम्राट भरत की संतानें रहते हो। देखिए, हमारे भारत के कई नाम विख्यात है, चाहे जम्बू द्वीप हो, आर्यावर्त हो, भारत खंडे हो, भारतवर्ष, इन सभी नामों से जाना जाता है। और अब मैं तो ये बताऊँ कि प्राचीन काल के बाद जब मध्यकाल आया तो इनमें जो है नदियों के नाम से भी जाना जाता है, जैसे सिंध हो गया, हिंद, हिंदुस्तान, इंडोस, इंडस, इन सब के नाम से जाना जाता था। तो देखिए, भारत की जो मुख्य भूमि है, ध्यान रखेंगे, भारत की जो मुख्य भूमि है, उत्तर में क्या है, कश्मीर। उत्तर में क्या है, कश्मीर। कश्मीर से लेके दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेके पश्चिम में जो है गुजरात तक फैली हुई है ना। और इसकी समुद्री दूरी जो है वो 12 नॉटिकल मील यानी कि समुद्री मील, 12 समुद्री मील है, लगभग 21.9 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है इसका जो है समुद्री पोर्शन, है ना। और इसी को अगर हम जो है परिवर्तित करें तो मानक मील जो है 63,360 इंच, समुद्री मील जो है 72,960 इंच, और एक मानक मील लगभग होता है 1.6 किलोमीटर, और एक समुद्री मील इज इक्वल टू होता है 1.8 किलोमीटर। ठीक है, मैं ऊपर का ना पढ़ा के सीधे मैप में आ गई हूँ। मैं आपको स्थिति बताने का प्रयास करूँगी। देखिए, ग्लोब पर भारत की स्थिति उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में है। कहाँ है, उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में। और इसका अक्षांशीय विस्तार जो है, ध्यान रखेंगे, इसका अक्षांशीय विस्तार जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी, ध्यान रखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से लेके जो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और इसका देशांतरी विस्तार अगर मैं बात करूँ तो 68 डिग्री, ध्यान रखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट से लेके जो है पूर्वी देशांतर 97 डिग्री जो है, ध्यान रखेंगे, देखिए 97 डिग्री 96 से भी आगे तक गया है इसका पोर्शन, है ना। तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक जो है ये मध्य फैला हुआ है। अब देखिए, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो अंडमान निकोबार, कहाँ है अंडमान निकोबार, यहाँ है अंडमान निकोबार, ये रहा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दक्षिण भाग में स्थित जो ग्रेट निकोबार द्वीप है, ध्यान रखेंगे, जो ग्रेट निकोबार द्वीप है ये जो है दक्षिण भाग में स्थित है। और साथ ही में इंदिरा पॉइंट जो है ये इसकी, तो यहाँ पे जो ग्रेट निकोबार है यहाँ पे है इंदिरा पॉइंट, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश में ये स्थित है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करूँ तो ये जो भारत की स्थिति है, ठीक है, भारत उत्तर से दक्षिण में जो है 32-14, ध्यान रखेंगे 32-14 यानी कि 3,214 किलोमीटर जो है ये उत्तर से दक्षिण तक है। और पूरब से पश्चिम तक इसकी लंबाई जो है 29-33 यानी कि 2,933 किलोमीटर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब एक चीज़ और, कर्क रेखा देखिए कहाँ से गई है, इसको मैं पहले रब कर दूँ थोड़ा सा। कर्क रेखा थोड़ा सा और बड़ा करूँ इसे, हाँ, ये जो मीडियम लाइन गई है ये है कर्क रेखा, यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है कर्क रेखा। ठीक है, तो ये जो है कहाँ से है, 23.5 डिग्री
23.5 डिग्री, ध्यान रखेंगे 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, यहाँ ध्यान रखेंगे, देखिए 20 के ऊपर है 24 के नीचे है ना। तो ये जो है 23.5 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश, जिसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है। और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि किन किन राज्यों से होकर ये जो कर्क रेखा है ये गुजरती है। तो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है आप देखिए, ये रहा गुजरात पहला, ठीक है, फिर जो है राजस्थान दूसरा, फिर जो है मध्य प्रदेश तीसरा, फिर जो है छत्तीसगढ़ चौथा, ठीक है, फिर जो है झारखंड पांचवा, फिर जो है वेस्ट बंगाल छठा, ठीक, फिर जो है त्रिपुरा, ध्यान रखेंगे त्रिपुरा सातवां, ठीक, इसके बाद जो है मिजोरम आठवां। तो 8 राज्यों से होकर ये जो कर्क रेखा है ये गुजरती है। और कर्क रेखा में ना झारखंड की राजधानी पूछा भी जाता है कि किस राज्य की राजधानी जो है कर्क रेखा में आती है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि झारखंड राज्य की राजधानी जो है ये रांची, ध्यान रखेंगे रांची जो है ये कर्क रेखा में स्थित है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे भारत के आकार और विस्तार के बारे में। मैं मोटा मोटी खाका आपको बता दे रही हूँ, फिर हम जो है चैप्टर भी देखेंगे, ठीक है। देखिए हमारे देश का आकार चतुष्कोणीय है, आप सभी को भली भांति दिख रहा होगा। इसे मैं अगर रब करूँ थोड़ा सा छोटा करूँ तो कैसा है ये इसका आकार, ये देखिए चतुष्कोणीय, ठीक है। और भारत के क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूँ तो ये कितना है 32,87,263। मुझे तो याद है क्योंकि कई बार अगर आप पढ़ते रहो ना, भारत के रेफरेंस में सारी चीज़ें पढ़ते रहो तो आपको चीज़ें याद हो जाती है और आपको भी याद हो जाएंगी, ठीक है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और भारत का जो क्षेत्रफल है ना, वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का जो है 2.4% है। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि ये जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा बड़ा देश है? 7वां सबसे बड़ा देश है। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि मैडम ऊपर के 6 देश कौन कौन से हैं, ये भी बता दीजिए। तो देखिए सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो पहला है रसिया, दूसरा है कनाडा, तीसरा है यूएसए, चौथा है चाइना, पांचवा है ब्राज़ील, छठा है ऑस्ट्रेलिया और सातवां है जो है अपना भारत। कौन सा है? अपना भारत, ध्यान रखेंगे। चलिए थोड़ा सा चैप्टर की ओर बढ़ते हैं आगे। तो हमारे देश की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। भाई आइए हम देख ले थोड़ा सा बंगाल की खाड़ी भी। ये देखिए ये रही बंगाल की खाड़ी, है ना। इधर है अरब सागर और सबसे नीचे है यहाँ हिंद महासागर। तो तीनों तरफ से जो है ये समुद्री उससे घिरा हुआ है ना। भारत, अगर आप भारत के अक्षांशीय और देशांतरिक विस्तार की गणना कीजिए तो लगभग 30 डिग्री है। उत्तर से दक्षिण की ओर की मैंने बता ही दिया कि 32-14 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम की दूरी इसकी 29-33 किलोमीटर है ना। ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, इसे मैं थोड़ा सा रब कर दूं। देखिए इस अंतर का मतलब ये है, इस तथ्य पर आधारित है कि ध्रुवों की ओर, ध्यान रखेंगे, ध्रुवों की ओर जो है जाते समय 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है क्या होती है? घटती है। कैसे घटती है ये भी मैं आपको बता दूं। देशांतर रेखा ये देखिए, जैसे ये पोल है तो ये जब जो है ध्रुव की ओर आएंगे तो क्या होगा, ये जो है पास पास हो गए हैं। जैसे ही ये फैलते जा रहे हैं तो ये दूर दूर होते जा रहे हैं, है ना। तो यही चीज़ कही गई है। ध्रुवों की ओर, ये है ध्रुव, और ध्रुवों की ओर जाते समय 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है। जबकि अगर मैं अक्षांश रेखाओं की बात करूं, ठीक है, अक्षांश रेखाओं की बात करूं तो इनके जो है बीच की दूरी हर जगह एक सी रहती है। देख लीजिए एक सी समान दूरी है ना।
यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि जब देशांतर रेखाएं ध्रुव की ओर जाती हैं तो वो उनकी दूरी घटती है, लेकिन जब दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह जो है सामान्य रहती है, चाहे वो पोल में हो चाहे वो भूमध्य रेखा में हो। ठीक है, तो अक्षांश रेखाओं के मानों को ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा जो है उष्ण कटिबंध में और उत्तरी हिस्सा जो है उपोष्ण, यानी कि आधा उष्ण आधा उपोष्ण, आधा शीत आधा उपोष्ण। ठीक है, यानी कि उपोष्ण कटिबंध या फिर जो है कोष्ण कटिबंध में स्थित है। और यही स्थिति जो है देश में भू आकृति जलवायु, है ना, ध्यान रखेंगे, भू आकृति जलवायु मिट्टी के प्रकारों को जो है प्राकृतिक वनस्पति में पाई जाने वाली भारी भिन्नता के लिए उत्तरदायी है। और आप देखिए, आप पूर्वोत्तर राज्यों में जाइए तो वहाँ की जलवायु हो गई, भू आकृतिक दशा हो गई, मिट्टी हो गई, ये अलग मिलेगी। साउथ में चली जाइए अलग मिलेगी, नॉर्थ में चले जाइए अलग मिलेगी। इसी प्रकार अगर आप पश्चिमी में चले जाइए तो आपको अलग मिलेगी। वनस्पतियाँ भी बहुत भिन्नता पाई जाती हैं। आगे हम देखेंगे, बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, है ना। आइए थोड़ा सा बात करते हैं अब हम जो है देशांतरी विस्तार और भारत के लोगों पर उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। आप सभी को पता है कि देशांतर रेखाओं के मानों से ये स्पष्ट होता है कि इसमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है, जो कि हमारे देश का सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी भागों के समय जो है लगभग 2 घंटों का अंतर पैदा होता है। और आप जो है भारतीय मानक समझ से पहले ही जो है परिचित है। मानक याम्योत्तर का क्या उपयोग है आप सभी को पता है ना। जब जो है उत्तर पूर्वी राज्यों में यानी कि जैसलमेर की तुलना में सूर्य जो है 2 घंटे पहले उदय होता है, तो पूर्व में अगर डिब्रूगढ़, इम्फाल, है ना, देश के अन्य भागों की स्थिति जो है जैसलमेर, भोपाल और चेन्नई में घड़ियां एक जैसा समय दिखाती है। ऐसा क्यों होता है? तो भारत के कुछ ऐसे स्थानों के नाम लिखिए जिनमें मानक याम्योत्तर गुजरती है। कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, और अगर नहीं आएगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। देखें, विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक याम्योत्तर को 7.5 देशांतर के गुणांक पर जो है चुना गया है। यही कारण है कि 82.5, ध्यान रखेंगे, 82.5 पूर्व याम्योत्तर को भारत की मानक याम्योत्तर चुना गया है, 82.5 डिग्री, है ना, ध्यान रखेंगे। और इसीलिए भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच समय से जो है 5.5 घंटे 30 मिनट, अच्छा ठीक है, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट आगे है। और कुछ देश ऐसे हैं जिनका अधिक जो है पूर्व पश्चिम विस्तार के कारण एक से अधिक मानक देशांतर रेखाएं हैं। अगर मैं बात करूं संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो यहाँ पे 6 समय कटिबंध हैं, है ना। ये हमने मैप तो देख ही लिया है। अब थोड़ा सा जो है इसको हम पूर्वी जगत के रेफरेंस में भारत की स्थिति देखते हैं। ये रहा हमारा भारत, प्यारा प्यारा भारत। आइए, इसके साउथ पोर्शन में है हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी है, यहाँ है अरब सागर। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, जैसे पूछ लिया जाएगा कि तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान ये भारत के किस पोर्शन में, भारत से जो है किधर स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, जब हम मैप पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में इसे हम देखेंगे। मैंने आपको बता ही दिया है कि भारत जो है इसका क्षेत्रफल 32.8 यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, और इसका विश्व में जो है क्षेत्रफल जो है विश्व के रेफरेंस में 2.4% है। और इस प्रकार भारत विश्व में 7वां बड़ा देश है। इसके पहले के 6 कौन है ये भी मैंने आपको बता दिया। आकार, भारत के आकार ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। उत्तर में ऊंचे पर्वत हो गए, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी जैसी बड़ी नदियां हैं। उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भारत में वनाच्छादित पहाड़ियां हैं, जबकि मरुस्थल में जो है रेत के विस्तृत फैलाव हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत जो है, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश, सुलेमान श्रेणियाँ, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियाँ, दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक वृहद भौगोलिक इकाई है। अच्छा, भारत हमारा इतना संपन्न देश था ना, आप देखिए अंग्रेज हो गए, यूरोपियन, फ्रांसीसी, डच, डेनिश, ये सारे भारत की ओर क्यों जो है आकर्षित हुए। हमारा भारत जो है विविधताओं का देश है। आप देखिए कि नीचे से तीनों ओर, साउथ में जो है चाहे आप हिंद महासागर देख लीजिए, चाहे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, तो बहुत ही संपन्न देश था। इसीलिए लोगों को आकर्षित भी किया, इसीलिए हमारे भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, है ना। इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। ये भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है इन्हें, ठीक है।
तो भूतकाल में हिमालय अपनी अन्य श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौतिक अवरोध की भूमिका निभाता रहा है। खैबर, बोलन, शीपकिला, नाथुला, बोमडिला ये सारे दर्रे हैं इन दर्रों को छोड़कर इसे पार करना मुश्किल था और हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने में सहायता की है। भारत के जो भौतिक मानचित्र का हवाला देते हुए अब आप उन भौतिक विविधताओं का वर्णन कर सकते हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी और राजस्थान में जो है जैसलमेर से मणिपुर में इम्फॉल की यात्रा करने के समय जो है आपके मार्ग में आएंगे, है ना। भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है ना, और संपूर्ण तट रेखा जो है द्वीप समूहों समेत 7,517 किलोमीटर पर विस्तृत है। यानी कि एक देश के रूप में भारत की भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण भूभाग है, जिससे यहाँ विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। अब एक चीज़ और, स्कूल भुवन एक वेब पोर्टल है, ध्यान रखेंगे, स्कूल भुवन एक वेब पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। और ये जो है एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन जो है NRSC इसरो की एक पहल है। अब इनके पड़ोसी देशों के बारे में बात कर लेते हैं। आइए थोड़ा सा मैप में जाते हैं, फिर से इसे रब करते हैं। इसके पड़ोसी देश देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो भारत से अलग हुआ है। पाकिस्तान इसका पड़ोसी देश है, बांग्लादेश इसका पड़ोसी देश है, नेपाल इसका पड़ोसी देश है, चीन पड़ोसी देश है, भूटान, म्यांमार, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये सारे इसके जो है पड़ोसी देश है। तो आप ये देखेंगे कि भारत जो है एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य में स्थित है और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में विस्तृत इन दोनों भुजाओं में जो है भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती हैं। देखिए ऐसे है ना, यहाँ हिंद महासागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है और यहाँ अरब सागर है, ठीक है। तो मानचित्र में हम देख ही दिए हैं, श्रीलंका यहाँ पे है लटका हुआ सा, ये भी जो है भारत का पड़ोसी देश है। मालदीव भी हम देख लेते हैं। तो मालदीव जो है मैप में नहीं मिल रहा है, मैं आगे आपको दिखा दूंगी भारत के रेफरेंस में जब हम बात करेंगे। तो ये जो है दो द्वीपीय देश हैं, मालदीव और श्रीलंका, ये भी ध्यान रखेंगे। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है, ठीक है। खाड़ी और जल संधि में अंतर क्या है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। थोड़ा सा हम जो है नीचे का पोर्शन पढ़ लेते हैं। क्या आप सोचते हैं कि आज के आधुनिक युग में भौतिक दूरी अपने पड़ोसी देशों से अंतःक्रिया करने में बाधक है? हमने किस प्रकार भौतिक दूरियों द्वारा पैदा किए गए यात्रा घर्षण को तटस्थ किया? तो अब हम बात कर लेते हैं जल संधि के बारे में। देखिए जल संधि क्या होता है? जल संधि यानी कि पानी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं जो दो ध्यान रखेंगे, जो दो बड़े पानी के समूह को जोड़ता है, यानी कि जिसमें से नौकाएं गुजरकर एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय तक जा सकें, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और अगर बात करें खाड़ी की, तो खाड़ी जो होती है समुद्री पानी के ऐसे जलाशय को कहते हैं जो किसी ओर से सागर या फिर महासागर से तो जुड़ी हो, लेकिन इसके इर्द गिर्द जो है काफ़ी हद तक धरती का भी घेरा हो। ध्यान देंगे समुद्री तट में छोटे से मोड़ को ये दर्जा नहीं दिया जा सकता, केवल महत्वपूर्ण क्षेत्रफल वाले जलाशयों को ही खाड़ी बुलाया जा सकता है ना, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। एक चीज़ और इस चैप्टर में रह गई है कि जो पड़ोसी देश है भारत के, ठीक है, इनको मैं पहले लिख देती हूँ। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। तो ये सारे जो हैं पड़ोसी देश हैं। और अगर पूछा जाएगा कि भारत के साथ सीमा रेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा किसकी है, तो किसकी है? मैंने रेफरेंशियल ऑर्डर में लिखा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की, फिर चाइना की, फिर पाकिस्तान की, फिर नेपाल की, फिर म्यांमार की, फिर भूटान की, फिर अफगानिस्तान की। और बांग्लादेश की सीमा जो है 4096 किलोमीटर जो है इसकी मिलती है। और सबसे कम अगर पूछा जाएगा तो वो है अफगानिस्तान की, यानी कि 80 किलोमीटर, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे।
और अगर हम बात करें देखिए प्राकृतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमने अभी बताया कि उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, जबकि पूर्व में पूर्वांचल की पहाड़ी और बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में जो है थार का मरुस्थल जो कि राजस्थान में है ना, कच्छ के रण और अरब सागर स्थित है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, है ना। सॉरी वो हैंग हो गया था। अब चलिए एक चैप्टर के जो है क्वेश्चन लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विकल्प चुनना है हमें। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है? और ये एक बार नहीं, मैं क्या बताऊं कि गिनती नहीं है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है और जो है आगे भी पूछा जाता रहेगा। तो आप ध्यान से इसको लगाएंगे। ये है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट जो है उत्तर, है ना। आगे देखिए, अभी मैंने ये क्वेश्चन बताया था और ये देखिए पूछ लिया है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? आई होप आप सब लोग बता देंगे, है ना। 4096 बांग्लादेश की किलोमीटर। ठीक, आगे निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? तो कौन सा बड़ा है? चीन। ये भी आप लोग बता लोगे। निम्नलिखित याम्योत्तर में से कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर है? तो 82.5 डिग्री पूर्व। अगला है, अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करें तो निम्नलिखित नदियों में से किस एक को आप पार नहीं करेंगे? तो किसको आप पार नहीं करेंगे? सिंधु, क्योंकि जो है सिंधु कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, तो जो है राजस्थान, पाकिस्तान और उधर जो है उधर कश्मीर एरिया का कुछ पोर्शन जो है सिंधु का है, लेकिन आप तो राजस्थान से नागालैंड जा रहे हो ना, है ना। आगे 30 शब्दों में उत्तर देना है। देखिए पहला क्वेश्चन है, क्या भारत को एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता है? और यदि हाँ तो ऐसा आप क्यों सोचते हैं? तो मैं तो सोचती हूँ कि जरूर आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि देशांतर रेखाओं के मानों से ये स्पष्ट होता है कि इसमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है, जो हमारे देश के सबसे पूर्वी और पश्चिमी भागों के समय का लगभग 2 घंटों का अंतर होता है। तो कुछ ऐसे भी देश है ना जिनमें अधिक पूर्व पश्चिम विस्तार के कारण एक से अधिक मानक देशांतर रेखाएं हैं। चाहे आप संयुक्त राज्य अमेरिका को ले लीजिए, इसमें 7 मानक है, सोवियत संघ में 11 मानक है, तो हमारे देश में क्यों नहीं हो सकती? जरूर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की लंबी तटरेखा के क्या प्रभाव हैं? देखिए, भारत की तटीय रेखा जैसा कि मैंने आपको बताया कि 7517 किलोमीटर लंबी है और भारत जो है 3 ओर से समुद्र से घिरा है ना, जिसके कारण जो मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोच्चि, तूतीकोरिन, मर्मगांव, मंगलुरु, कांडला, पारादीप, हल्दिया, ये सारे जो बंदरगाह हैं इनका विकास हुआ है और जिनके द्वारा दूसरे देशों से समुद्री मार्गों का व्यापार होता है। और भारत की ये जो लंबी तटरेखा है ना, इसके होने के कारण भारत जो है विश्व में मछली उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, या फिर अगर कह लीजिए कि समुद्री संसाधनों में चाहे खनिज तेल हो, नमक, मोती, मूंगा, इन सब की भी प्राप्ति होती है। अगला, भारत का देशांतरी फैलाव जो है इसके लिए किस प्रकार लाभप्रद है? आप सभी को पता होना चाहिए कि देशांतरी विस्तार कितना है? 68 डिग्री पूर्वी से जो है 97 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच फैला हुआ है, यानी कि भारत का देशांतरी विस्तार जो है 30 डिग्री है, जो हमारे देश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी भागों के बीच का लगभग 2 घंटे का अंतर है। गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्योदय होता है ना, तो गुजरात में अरुणाचल प्रदेश की तुलना में 2 घंटे बाद सूर्यास्त होता है। अब इन दोनों क्षेत्रों के जो है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के अंतर होने के बावजूद घड़ी के समय में अंतर नहीं होता और यही है इसका लाभ। आगे चौथा क्वेश्चन है, जबकि पूर्व में उदाहरण नागालैंड में सूर्य पहले उदय होता है, ये कैसे दिया हुआ है? अच्छा, नागालैंड में सूर्य पहले उदय होता है और पहले ही अस्त होता है, फिर कोहिमा और नई दिल्ली में घड़ियां एक ही समय क्यों दिखाई देती है? अच्छा, अब समझ में आया क्वेश्चन। देखिए, नागालैंड में सूर्य पहले उदय होता है और पहले ही अस्त होता है, लेकिन नई दिल्ली में सूर्योदय और सूर्यास्त बाद में होता है, लेकिन समय दोनों स्थान पर एक ही होता है ना। इसका मुख्य कारण क्या है? आप समझने का थोड़ा सा प्रयास करिए।
विभिन्न स्थानों में जो है समय का अंतर, ना तो इसके मानक समय यानी कि जो कि 82.5 डिग्री है खींची गई है, जो इलाहाबाद के पास से नैनी से गुजरती है, ठीक है। और इसलिए भारत के विभिन्न स्थानों में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का अंतर होते हुए भी घड़ी में जो है अंतर नहीं होता। ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप, है ना। अब ये जो है ये छात्रों को करना है, ये जो है हमें नहीं करना है। कुछ क्वेश्चन अगर आपको नहीं बनेंगे तो वो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। आई होप भारत की स्थिति के बारे में आपको जो है अच्छी तरीके से आज समझ में आ गया होगा। चैप्टर 1 जो है ख़त्म होता है। गाइस, अगर आप TGT, PGT, UPPCS, UPSC, लेखपाल, है ना, और जो है NVS, KVS, इन सब की किसी भी चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं तो NCERT पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज्योग्राफी एक ऐसा पोर्शन है ज्योग्राफी में जो भारत है ऐसा पोर्शन है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो बहुत ही टेक्निकल है और कठिन नहीं है। देखिएगा, आप कुछ भी पढ़ोगे तो कुछ भी चीज़ें कठिन नहीं होती है। जब आप पढ़ने लग जाओगे ना तो इंटरेस्ट अपने आप क्रिएट होने लग जाएगा। तो पढ़िए, जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए, मैं ज़रूर उसको शॉर्ट आउट करूँगी। कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर ले गाइस। थैंक यू वेरी मच।